दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने गजा की बिजली बंद करने का दिया हुक्म, अमेरिका का दावा हमास अपने हथियार डालेगा और गजा की सियासत से रहेगा बाहर, नेतन्याहू की शिनबेत चीफ के साथ तकरार, चीफ ने इस्तीफा देने से किया इनकार, ईरान अमेरिका से बात करने को हुआ तैयार, कल ही अली खामनेई ने बताया था मक्कार, एक ही दिन में क्या हुआ यार। लेबनान में घुसे हजारों कट्टर यहूदी, लेबनानी आर्मी कुछ ना कर सकी तो कर दी शिकायत। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर ने सीरिया के हालात पर की बात, तकफीरी ग्रुप्स पर दिया बड़ा बयान, और बशर अल असद के कजन का बयान दल्ला को बताया फसाद की जड़। सवाल खैर, पहली खबर इसराइल की नौटंकी से जुड़ी है। इसराइल ने गजा की बिजली पूरी तरह से बंद करने का हुक्म दिया है। इसराइल ने इतवार को ऐलान किया कि उसने हमास पर प्रेशर डालने के लिए गजा स्ट्रिप की बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फौरन बंद करने का फैसला किया है। हालांकि वहां अक्टूबर 2023 से ही पावर सप्लाई इसराइल से नहीं हो रही है, बंद कर दी थी बिजली सप्लाई, और पानी की लाइन बाद में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उखाड़ कर चले गए। तो प्यास से भी मारेंगे, अंधेरे में भी मारेंगे। इसराइल की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के मुताबिक एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर एली कोहेन ने इसराइल इलेक्ट्रिक कंपनी को हुक्म दिया कि गजा को दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी फौरन बंद कर दी जाए। इजरायली ब्रॉडकास्टर के मुताबिक इस फैसले के बाद गजा में मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। अब जरा नौटंकी वाली बात भी समझ लीजिए। एक इसराइली ऑफिशियल ने द टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया कि एनर्जी मिनिस्टर एली कोहेन का फैसला इतना बड़ा नहीं है जितना उसने दिखाया है कि बहुत बड़ा मैंने फैसला लिया है। बम 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 बम। दरअसल ये ड्रामा से आता है। अक्टूबर 7, 2023 के बाद से ही इसराइल ने गजा की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी, मगर नवंबर में इसराइल ने एक डीसैलिनेशन प्लांट के लिए सप्लाई बहाल की थी जो देर अल बलाह के करीब है गजा में। अब इसराइल ने इस प्लांट की बिजली भी बंद कर दी। बस वाहिद इस प्लांट के लिए बिजली आ रही थी। कितनी आ रही थी नहीं पता है, अल्लाह इल्म। यह प्लांट कहा जाता है कि 6 लाख से ज्यादा गजा के बाशिंदों को पानी फराहम करता था, जो टैंकर्स और लोकल पाइपलाइंस के जरिए जो बच गई थी। दीर अल बला और खान यूनिस के इलाकों तक पहुंचता था पानी। गजा स्ट्रिप में इस तरह के सिर्फ 3 प्लांट्स हैं जो जंग से पहले 20 लाख से ज्यादा लोगों की पानी की जरूरत का सिर्फ 15% पूरा करते थे। जहां तक मुझे इल्म है, जंग के दौरान इसराइल ने जानबूझकर 2 प्लांट्स को भी तबाह किया था। एक को तो किया ही था, शायद रफा से। रमजान में पानी की एक और उम्मीद को खत्म कर देना एक अहम बात है और परेशान करने वाली, लेकिन एक प्लांट की बिजली बंद करके पूरे गजा की बिजली बंद कर देने का नारा देने वाला क्या कर रहा है? ये सिर्फ छिचोरापन है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ इसको खुशके कहते हैं। बहुत बड़ा खुशका है, मतलब बघार रहा है चीजें, क्योंकि जैसे गजा के लोग इस बिजली के नवंबर में चालू होने से पहले रह रहे थे, वैसे अब भी रह लेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा कदम तो हुआ नहीं। अब बात ट्रंप के होस्टेज एनवॉय की। उसका कहना है कि हमास आखिरकार अपने हथियार डाल देगा और गजा की सियासत का हिस्सा नहीं बनेगा। यूएस के स्पेशल एनवॉय विटकॉफ के अलावा यह बंदा भी अहम है, यह होस्टेजेस की बातचीत कर रहा है। यूएस के स्पेशल एनवॉय ऑन होस्टेजेस एडम बोहेलर ने सफाई पेश करते हुए इसराइल की चैनल 12 न्यूज से ये कहा है कि हमास के साथ जो गुफ्तगू, जो मीटिंग, जो बातचीत हो रही है, उसका सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स की रिहाई से वास्ता नहीं है, बल्कि ये मीटिंग्स सभी इजरायली होस्टेजेस की रिहाई पर भी हो रही हैं। दरअसल कल हमास ने बताया था कि हमने भी आपको बताया था कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ हुई मीटिंग का फोकस, हमास ने बताया कि बस एक अमेरिकन सिटीजन की रिहाई पर था। इस बयान के बाद इसराइली ऑफिशियल्स में खलबली मच गई। अमेरिका से सब उखड़ गए कि अमेरिका हमास से सिर्फ अपने बंदे को छुड़ाने की बात कर रहा है। इसराइल में कुछ लोगों को यह फिक्र है कि व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिकन्स को छुड़ाकर अपना प्रेशर कम कर देगा हमास पर, चाहे इसराइली हॉस्टेजेस वहीं फंसे रहें गजा में। दोस्तों, इस इंटरव्यू में बोहेलर से जब यह पूछा गया कि क्या आपको यकीन है कि हमास अपने हथियार डाल देगा और गजा की सियासत का हिस्सा नहीं रहेगा, तो उनका जवाब क्या था? हाँ, मुझे इस बात का यकीन है। अमेरिका का, ट्रंप का भेजा हुआ बंदा ये कह रहा है कि हाँ, मुझे इस बात का यकीन है कि हमास हथियार डालेगा और वो गजा में सियासत का हिस्सा भी नहीं रहेगा।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہوسٹیجز کی رہائی کے حوالے سے کچھ پروگریس ہونے والی ہیں اور اسرائیل کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے۔ جب امریکہ کے 10 ہوسٹیجز کے بدلے 60 دن کی سیز فائر کے پلان پر سوال اٹھا تو بوئلر نے کہا کہ بہت سی باتیں گھوم رہی ہیں، یہ ایک ممکنہ حل ہو سکتا ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ دوستو، اس خبر سے 3 باتیں نکلتی ہیں جو میں نے نوٹ کی۔ ایک تو یہ کہ امریکہ حماس پر ہتھیار ڈالنے کا پریشر بنا رہا ہے میٹنگز میں۔ دوسرا یہ کہ وہ غزہ کی پولیٹکس سے بھی حماس کو باہر رہنے کے لیے پریشر، دباؤ بنانے کا کام کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ امریکہ ان دونوں شرطوں کے باوجود غزہ جنگ کو پرماننٹ بند نہ کروا کر کچھ ہوسٹیجز کے بدلے سیز فائر کو کچھ اور دن کھینچنے کی پیشکش دے رہا ہے۔ جیسے کہ سوال پوچھا گیا کہ 10 ہوسٹیجز اگر اور ریلیز کیے جائیں تو کیا؟ تو بولے 60 دن کی سیز فائر پر جو بات آ رہی ہے کہ 2 مہینے اور سیز فائر کھینچے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ساری چیزیں آس پاس چل رہی ہیں، کسی پر بھی جو ہے اسٹیمپ لگ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حماس ان تینوں باتوں پر راضی کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے کہ کل رات ہم نے آپ کو حماس کے ایک آفیشل کا ایک بیان پڑھ کر سنایا تھا، جس میں حماس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ غزہ کی عوام کے لیے ہم نے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کچھ لچیلا پن دکھایا ہے۔ یہ لچیلا پن کیا ان 3 میں سے کوئی ایک یا 2 شرط پر رضامندی دینا ہے؟ آپ بھی سوچئے گا اور بتائیے گا۔ اسرائیل کے فار رائٹ منسٹر بیزلیل اسموٹرچ فائنانس منسٹر ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کا پلان تقریباً طے ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس پر علاقائی حکومتوں کی طرف سے سخت مخالفت ہو رہی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک ایونٹ کے دوران اسموٹرچ نے کہا کہ یہ پلان امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر عملی شکل اختیار کر رہا ہے اور ایک مینیجنگ باڈی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے جو اس ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ لوگوں کی بے دخلی سے نگرانی کرے گی۔ اسموٹرچ نے اسے مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے لیے ایک تاریخی تبدیلی قرار دیا اور کہا کہ وہ حماس کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے اور غزہ میں اسرائیل کی مستقل موجودگی کے حق میں ہے۔ اب نیتنیاہو کی بے عزتی کی خبر جو بھاری ہوئی ہے، کافی بھاری بے عزتی ہوئی ہے۔ اس نے شن بیت چیف کو استعفیٰ دینے کو کہا تھا، مگر اس بندے نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، بولے چورن کھاؤ۔ دونوں کے بیچ 7 اکتوبر کی رپورٹ آنے کے بعد سے کھٹ پٹ چل رہی ہے، جس میں شن بیت چیف نے 7 اکتوبر کی ناکامی کے لیے نیتنیاہو کی حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ دی جیروسلم پوسٹ کے مطابق خبر یہ ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو نے شن بیت چیف رونن بار سے کہا تھا کہ وہ اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیں، مگر بار نے منع کر دیا۔ رونن بار نے نیتنیاہو سے کہا کہ اگر آپ مجھے ہٹانا ہی چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے میرے عہدے سے خود ہٹانا ہوگا، میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا، استعفیٰ نہیں دوں گا۔ یعنی رونن بار چاہتا ہے کہ اسے شہید کیا جائے، لیکن وہ خودکشی کے لیے تیار نہیں ہے، خود سے استعفیٰ نہیں دے گا۔ اس کے جواب میں پرائم منسٹر آفس آف اسرائیل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ شن بیت چیف کو سرکار اپوائنٹ کرتی ہے، نہ کہ کوئی ایکٹنگ شن بیت چیف۔ فی الحال تو یہ ٹکراؤ اور خطرناک ہونے کے آثار ہیں، جس میں نیتنیاہو کی اور کرکری ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے سوا 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا تھا اس کی ناکامی کے لیے IDF شن بیت سے جڑے کئی ٹاپ آفیشلز کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے، کئی سے استعفے مانگے گئے ہیں، لیکن نیتنیاہو کہیں نہیں بچ رہا ہے، جبکہ پرائم منسٹر وہی تھا حملے کے بعد۔ اب بات ایران کی، ایران سے ہوتی ہوئی امریکہ تک، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی طرف سے انکار کے بعد آخر امریکہ سے بات کرنے کو کیوں تیار ہو گیا ہے ایران؟ اس نرمی کی وجہ کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ لمیٹڈ نیوکلیئر ٹاکس پر، نیوکلیئر مدے پر لمیٹڈ گفتگو پر غور کر سکتا ہے۔ ایران نے اتوار کو کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس پر غور کرنے کو تیار ہے، مگر صرف ان ایکسٹرنل کنسرنز کے متعلق جو ملٹری استعمال سے متعلق ہوں۔ پورا پروگرام بند نہیں کریں گے، پورا پروگرام بند کرنے کے لیے ہم بات بھی نہیں کریں گے، ہمارا سویلین یوز کے لیے پروگرام چلتا رہے گا، ہم کوئی ہتھیار نہیں بنا رہے۔ یہ بیان ایران کے UN مشن کی طرف سے ایکس یعنی ٹویٹر پر دیا گیا، جبکہ ایک دن پہلے ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملٹری دھمکیوں اور بولنگ ٹیکٹکس کو کرٹیسائز کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ سے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے صنم کو خط لکھا، خط میں لکھا، مطلب ہم نے ایران کو لیٹر بھیجا، خط لکھا، بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی گزارش کی،
जिसके बाद ईरान ने इस पेशकश को रद्द कर दिया था, हमने आपको बताया। अब ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर मकसद सिर्फ इस कंसर्न को एड्रेस करना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहीं मिलिट्री इस्तेमाल के लिए तो नहीं है, तो फिर ऐसी टॉक्स पर गौर हो सकता है, क्योंकि ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन बना नहीं रहा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वैसे भी ईरान में फारसी बच्चे बच्चे को आती है। लेकिन ईरान एक दिन बाद इनकार करने के आखिर मान क्यों गया? इसराइली डेली न्यूज़पेपर हारेट्स ने संडे को रिपोर्ट किया कि हजारों अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज ने लेबनीज जमीनों में जो है घुसपैठ की है। लेबनीज टेरिटरी में घुसकर अपने दावे वाली कब्रगाह पर दुआ की, अपने राइचुअल्स अदा किए मजहबी, जिसे इस कब्रगाह को वो एक जूइश स्कॉलर का कब्रिस्तान मानते हैं। ये घुसपैठ जुमे की सुबह हुई थी, जो कि अक्टूबर 2023 में इसराइली आर्मी और लेबनीज हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद पहला ऐसा बड़ा इंसिडेंट था। हजारों की तादाद में कट्टर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस, कट्टर यहूदी लेबनान में घुस गए, और ये सब कुछ इजरायली आर्मी की सरपरस्ती में हुआ। लेबनीज आर्मी ने इसराइल की इसे सॉवरेनिटी वायलेशन बताया और इसकी शिकायत की, और इसे इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस और रीसेंट सीजफायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी भी बताया। अब शिकायत ही कर सकती है जो आर्मी, वो शिकायत कर रही है। हरेदी ज्यूज जो इसराइल के तकरीबन 10 मिलियन आबादी का 13% है, वो फौज में शामिल तो नहीं होते, बल्कि अपनी ज़िंदगी तोहरा की तालीम में गुजारते रहते हैं और वही नक्शे बनाते रहते हैं। यहाँ उसकी कब्र थी, वहाँ उसका कब्रिस्तान था, इसराइल यहाँ तक था। अब बात यमन के अंसार अल्लाह मूवमेंट की, जिनके लीडर ने सीरिया के हालात पर बड़ा बयान दिया है। याद रखिएगा, यह बयान उन्हीं का है, सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी का। मैं सिर्फ इसे पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दो नजरियात के लोग हैं। खैर, यमन के अंसार अल्लाह लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा है कि हम सीरिया में तकफीरी ग्रुप्स के मजालिम की सख्त मजम्मत करते हैं और तमाम पार्टी से इन जराइम की, यानी इन जुर्मों की खुली मुखालफत करने का मुतालबा करते हैं। अपनी तकरीर में अल हूथी ने कहा कि जो लोग इन ग्रुप्स की मिलिट्री, सियासी या माली मदद कर रहे हैं, वो भी इनकी जुर्मों के जिम्मेदार हैं। अल हूथी का इल्ज़ाम है कि ये ग्रुप्स सिर्फ कत्ल गारत नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया पर इन जुर्मों का ऐलान करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं इन्हें शेयर करके। उन्होंने दावा किया कि ये तकफीरी ग्रुप्स सीरिया के बेगुनाह और निहत्ते शहरियों को कत्लेआम कर रहे हैं, और ये सब कुछ इसराइल और अमेरिका की मफादात में हो रहा है, जिससे सीरिया का सोशल ढांचा तबाह हो रहा है। लेकिन हमने वीडियोस देखे हैं, गोलियां दोनों तरफ से चल रही हैं, अटैक दोनों तरफ से हो रहे हैं। सीरियन फोर्सेस के लोग पहले मारे गए थे इन बशर अल असद के वफादारों की तरफ से, तब ये लड़ाई बढ़ी और इसकी वजह से बेकसूर लोग मारे गए सीरिया में अलावी फिरके के। और इससे पहले भी हमने देखा बशर अल असद के ज़माने में लाखों लोग मारे गए, हजारों नहीं, लाखों लोग मारे गए बेगुनाह, वो दूसरे फिरके के थे। लेकिन अब उसकी बात क्या करें, हाँ, उसे कोई याद भी नहीं करना चाहता। खैर, बढ़ते हैं आगे। बशर अल असद के कज़न का बयान सामने आया है, अल हूथी के बयान से मुख्तलिफ है। वो सीरिया के हालात को अपने फ़ायदे के लिए अल-शरा की आर्मी पर हुए एक हमले को एक साजिश बता रहे हैं। ये साजिश अल-शरा की आर्मी की नहीं बता रहे हैं। सीरियन बिजनेसमैन रामी मखलूफ, जो कि बशर अल असद के कज़न भी हैं, चचेरे भाई भी हैं, उन्होंने संडे को ब्रिगेडियर जनरल गियात दल्ला, नाम याद रखिएगा दल्ला, ब्रिगेडियर जनरल गियात दल्ला, जो बशर की फौज में 4th डिवीजन में ऑफिसर था, उस पर तनकीद की है और उसे मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने दल्ला को सीरिया के कोस्टल रीजन में मची लड़ाई का सोर्स और सिविलियन पर हो रहे जुल्म का मुजरिम बताया है। असद रिजीम की दिसंबर 2023 में गिरने के बाद सोशल मीडिया पर मखलूफ का ये पहला पब्लिक स्टेटमेंट था। उन्होंने 4th डिवीजन के ऑफिसर्स, खासकर दल्ला को रिसेंट क्लैशेस के लिए जिम्मेदार ठहराया। बशर अल असद के कज़न ने अपनी पोस्ट में लिखा कि गियात दल्ला, आपने हमारे लोगों के साथ ये क्या किया? आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड और आसपास के सिविलियंस के साथ क्या किया? आपने इन बेगुनाह लोगों को अपने निजी फायदे के लिए क्यों शामिल कर लिया इस लड़ाई में? पता ये चला है कि लोग जो पैसे की तंगी से जूझ रहे थे, उन्हें पैसे देकर, उन्हें हथियार देकर सीरिया की फौज के खिलाफ खड़ा किया गया। मखलूफ ने अपने कज़न बशर अल असद पर भी तनकीद की। भगोड़े सद्र, उन्होंने लिखा, भगोड़े सद्र, क्या आपने उस मुल्क को तबाह नहीं कर दिया, उसे डिवाइड नहीं किया?
اس کی فوج اور معیشت اس کی اکنامی کو برباد نہیں کیا، اس کے لوگوں کو بھوک سے مار نہیں دیا اور پیسہ لے کر بھاگ نہیں گئے، جو اگر سب میں تقسیم ہوتا وہ پیسہ تو کوئی بھی بھوکا یا غریب نہیں ہوتا۔ مخلوف نے کہا کہ بہت سے سویلین اس ریجن میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں جان سے گئے اور انہوں نے دلہ کو اس فتنہ کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ مانا جا رہا ہے کہ دلہ اب بھی بشار الاسد کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ تو یہ تھی کچھ خبریں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔